सो हेलो एवरीवन, रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज बात करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एमआर सर के ये नोट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस 1 देखिए, चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट। हुआ ये कि मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उसके अंदर एक चार्ज को रख दिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज को रखा और मास था m। ये रेस्ट पर रखा मैंने, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाकर डायरेक्ट रख दिया, रेस्ट में है ये फिलहाल। अब इस पर इधर की तरफ F फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी प्लस क्यू चार्ज पर कितनी फोर्स लगती है? वो लगती है F इज इक्वल्स टू क्यू ई। किस डायरेक्शन में लगेगी? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं फोर्स के साथ मास को डिवाइड कर दूं। बिल्कुल ठीक, फोर्स को मास के साथ डिवाइड कर दूंगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फोर्स है क्यू ई बाय एम कर दूंगा। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। तो क्यू ई को अगर मैं डिवाइड कर दूं मास से तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। बिल्कुल ठीक, सही बात। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं आसानी के साथ अप्लाई कर सकता हूं इक्वेशन ऑफ मोशंस को। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं करता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई। वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर टी टाइम? मैंने चार्ज पार्टिकल को मतलब कि चार्ज पार्टिकल को जब रखा था तो रेस्ट पर रखा था। तो इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करना चाहूं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन मुझे पता है क्यू ई बाई एम, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी टी टाइम के बाद। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर टी टाइम? ये भी निकाल सकते हैं। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। U तो जीरो है, रेस्ट पर रखा था, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन मुझे पता है क्यू ई बाई एम, तो मैं आसानी के साथ डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल सही। अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बिल्कुल। तो अब V की वैल्यू मुझे पता है, V क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू ई बाई एम इंटू टी। हाँ, तो हाफ एम क्यू ई बाई एम टी का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ क्यू ई टी बाई एम का होल स्क्वायर। नहीं, क्यू ई, देखो ये मास से मास भी तो कट जाएगा ना, तो हाफ क्यू ई टी का होल स्क्वायर बाय एम आ जाएगी। देखो ये आपको याद नहीं रखना, आपको तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि केसेस, देखो मैं अभी 3 केस बताऊंगा, आपको 3 केस याद रखने हैं। और साथ के साथ ये बात याद रख लो फिलहाल के लिए कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्यू ई बाई एम होगा। ये पता चल गया आपको। अब आप आसानी के साथ निकाल लोगे, कोई भी चीज पूछेगा। वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लोगे। वेलोसिटी निकाल ली तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लोगे। मोमेंटम के बारे में अगर पूछने लगे, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर मुझे पता है तो मैं मोमेंटम भी निकाल सकता हूं। भाई वेलोसिटी कितनी है? क्यू ई बाई एम इंटू टी, और एक मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास से मास कटेगा, क्यू ई टी आ गया, मोमेंटम भी आ गया। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक सवाल देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास ई and proton of mass mp are represented as fe and fp। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था जिसका मास था me, और एक प्रोटॉन रखा हुआ था जिसके ऊपर प्लस चार्ज था और उसका मास कितना था? mp था। इन दोनों के ऊपर फोर्स लगी, इन दोनों के ऊपर क्या लगी? फोर्स लगी। अब तो ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इन दोनों फोर्स के fe और fp के मैग्नीट्यूड में रिलेशन बता दो। भाई आपको पता है फोर्स जो होती है क्यू ई होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास मास डिफरेंट होता है लेकिन चार्ज सेम होता है। और फोर्स के फॉर्मूले में क्या आता है? चार्ज आता है। इसका मतलब इनके जो
इनकी जो फोर्स है, इनकी जो फोर्स के बीच में रिलेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों पर लगने वाला फोर्स बराबर होगा। मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि फोर्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है और चार्ज दोनों का कैसा होता है, सेम होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है, और इसीलिए इसने ऊपर की तरफ क्या बोला था, मैग्नीट्यूड बोला था। अब सवाल करने लगे कोई, व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बारे में भी बताओ। भाई देखो, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज की तरफ किधर फोर्स लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ये प्रोटॉन है, इस पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा, आगे की तरफ। अब अगर ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या होता है, QE/m होता है। एक्सेलरेशन के अंदर मास भी आता है, हाँ बिल्कुल मास आता है, फोर्स बाय मास ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो जिसका मास कम होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। प्रोटॉन का मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम होगा। तो अगर एक्सेलरेशन के बीच में कंपैरिजन करने लगे तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मच 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 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच 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 लोअर देन मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए एक और सवाल देखिए, सिंपल सरल आसान सवाल है, इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट इस्तेमाल करनी है। अ प्रोटॉन ऑफ मास m चार्ज E इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d इन द फील्ड इज। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, प्रोटॉन जिसके पास मास जो था वो m था, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया, उसने d डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो बता दो। मैंने कहा ठीक है बताते हैं। मुझे एक चीज पता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, यहां पर s की जगह d है, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करा है वो। अगर एक्सेलरेशन मुझे पता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कर निकाल सकता हूं। तो यहां से टाइम की वैल्यू बता दूंगा, ut तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रिलीज करा है रेस्ट से, तो टाइम आ जाएगा √2md/QE। देख लेना आप कौन सा है ऑप्शन इनमें से, मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, ये हो जाएगा देखो √2md/QE। ठीक, केस 2 देखो मैं 3 केस बताऊंगा, मैंने ये बात बोली है। केस 1 के अंदर हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अंदर चार्ज को हमने कैसे सिर्फ और सिर्फ रख दिया, रेस्ट पर लाकर छोड़ दिया, उसे कुछ वेलोसिटी नहीं दी। लेकिन दूसरे केस के अंदर कहानी बदलेगी, चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये तो बात है कि पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसके साथ हमने क्या करा, इसको कुछ वेलोसिटी भी दे दी। लिख लो इस बात को, विद सम वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी, इसको कुछ वेलोसिटी भी दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी कुछ। देखो पॉजिटिव चार्ज था प्रोजेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमने इधर छोड़ा और कुछ v वेलोसिटी के साथ छोड़ा। ठीक है, इस पर फोर्स तो QE ही लगता रहेगा भाई, छोड़ो या फेंको फोर्स तो QE लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, QE/m होगा, बिल्कुल होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा सकता हूं बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यस वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन QE/m है, लेकिन यहां पर ut जीरो नहीं होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ हमारे पास है। ऐसे ही v इज इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सेलरेशन QE/m इंटू t हो जाएगा, और u भी रहेगा, पिछली वाली के अंदर u कट गया था, उसके पीछे का कारण ये था कि वहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये भी अप्लाई हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैंने -q चार्ज को इधर की तरफ रखा, इसमें मैंने -q चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड थी इधर यूनिफॉर्म मस्त एकदम, मैंने इसके अंदर -q चार्ज को v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ v वेलोसिटी देकर रिलीज कर दिया। ठीक है, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन तो इधर लगेगा। भाई पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, जब इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर बताया था कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ आएगा। वेलोसिटी इधर की तरफ दी है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है, यानी कि रिटार्डेशन होगा।
बिल्कुल। कुछ देर बाद जाकर ये रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब वही हमसे पूछने लगे कि कितनी देर बाद जाकर ये रुक जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो। तो इस इक्वेशन से आप निकाल लोगे, निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। एस निकालना है, v जो है इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसे इधर भेज देंगे, m को इधर भेज देंगे, 2QE नीचे की तरफ आ जाएगा। तो mu स्क्वायर बाय 2QE लिख सकते हो, या फिर u स्क्वायर बाय 2QE बाय m लिख सकते हो। और इसका पाथ कैसा होगा, पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं, सारा कहानी जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर चल रही है। ये देखो, कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो इसका पाथ चेंज कर दे, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है, इधर की तरफ ही फोर्स लग रहा है या पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, वही वाली बात है दोनों केसेस के अंदर। अब देखो यहां पर पाथ चेंज होगा और बड़ा मजा आएगा, वो मोशन इन अ प्लेन एक तरीके से रिवाइज होगा। चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाई। मैंने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसे लगा दी, और जो चार्ज छोड़ा वो चार्ज छोड़ा इससे परपेंडिकुलर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चार्ज को छोड़ा। ठीक है, चार्ज को इधर छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अब एक बात बताओ, क्या एक्स एक्सिस के अंदर कोई ऐसी चीज दिख रही है, कोई ऐसी फोर्स दिख रही है जो इसके एक्सेलरेशन को एक्स एक्सिस के अंदर कम कर सके या बढ़ा सके? नहीं। एक्सेलरेशन इसका कैसा रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका कैसा रहेगा, जीरो रहेगा एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक बात है, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में कितनी पर सेकंड कितनी वेलोसिटी उसके अंदर ऐड हो रही है, यही होता है एक्सेलरेशन का मतलब। एक्सेलरेशन जीरो है यानी कि इसके पास पहले जितनी वेलोसिटी थी उतनी की उतनी ही वेलोसिटी रहेगी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये सीधा का सीधा एक्स एक्सिस के अंदर v वेलोसिटी के साथ ही चलता रहेगा जितनी इसे इनिशियली वेलोसिटी दी थी। लेकिन y के अंदर कहानी बदल गई। y के अंदर क्या हुआ, पहले तो ये आगे की तरफ चल रहा था, लेकिन इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी ना भाई, भाई से यहां से छोड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव क्यू चार्ज पर फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये बात हम जानते हैं। क्यू ई फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगी, यानी एक्सेलरेशन भी जो है इसका वाई एक्सिस के अंदर ही आएगा। तो ये पार्टिकल जो है ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा, आगे जाएगा वी वेलोसिटी के साथ जो कि कांस्टेंट होगी, और ऊपर की तरफ जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा। तो ये ऐसे निकल जाएगा, जाना इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये ऐसे निकल जाएगा। देखो ये जाना ऐसे चाहिए था, निकल गया ऐसे। कितने का डेविएशन हुआ, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एंगल को। कितने का डेविएशन हुआ वो डेविएशन अभी हम निकालेंगे। तो हमें एक चीज तो पता लगी भाई, पैराबोलिक पाथ होगा इसका, पैराबोलिक पाथ होगा जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होता था। देखो ना भाई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही तो है। ठीक है, अब देखो, अब हम अलग अलग सेपरेटली जो है दोनों मोशंस को एनालाइज करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। मोशन इन वाई एक्सिस बताओ क्या होगा भाई, इसके अंदर फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जितनी हमने पहले इसको वेलोसिटी दी थी उतनी की उतनी ही रहेगी। तो अगर ये डी डिस्टेंस चला, मान लो ये जो है पार्टिकल ने डी डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस के अंदर ये चला, तो मैं लिख सकता हूं d इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना चाहता था, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से सिर्फ d जो है वो किसके बराबर होगा, यू टी के बराबर होगा। तो यहां से टाइम निकाल सकता हूं मैं d बाई यू, बिल्कुल निकाल सकता हूं। टाइम जो आ गया वो मेरा क्या आ गया, d बाई यू आ गया। इसको अभी याद रखना, इसका इस्तेमाल होगा अभी बिल्कुल 1 मिनट बाद ही। मोशन इन वाई एक्सिस देखो, मोशन इन वाई एक्सिस के अंदर शुरू में तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, बिल्कुल वाई एक्सिस के अंदर, लेकिन एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई बाई एम। तो टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v टाइम टी के बाद हो जाएगी u प्लस ए टी, और v जीरो हो जाएगा तो ए टी के बराबर हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना आया है, क्यू ई बाई एम, और मैंने टाइम के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। भाई टाइम कितना लगा होगा, टाइम तो t इज इक्वल्स टू डी बाई यू है ना यहाँ पर, तो टाइम की वैल्यू तो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, तो टाइम को मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ d बाई यू, ये रहा क्यू ई बाई एम, डी बाई यू वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर टाइम t। ठीक है, अब
ये देखो, अब मैंने बात करी थी इस डेविएशन की, बात करी थी ये डेल्टा एंगल निकालने की। यू के अंदर इधर की तरफ एक्स एक्सिस के अंदर क्या है, यू है, वाई एक्सिस के अंदर क्या है, वी वाई है। ये एंगल मैं निकाल लूंगा। ये एंगल कैसे निकलेगा, टेन थीटा लगाऊंगा। टेन डेल्टा क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है, क्यू ई डी बाय एम यू। देखो ये रहा क्यू ई डी बाय एम यू, क्यू ई डी बाय एम यू। और नीचे क्या है, ये बेस है u। तो टेन डेल्टा क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई बाय वी एक्स यानी कि u। वी एक्स के अंदर तो u ही है ना वेलोसिटी, तो क्यू ई डी बाय एम इंटू यू का स्क्वायर। ये आ गया इसका डेविएशन, इसको याद कर लो। अब अगर मैं ये करूं, ऊपर जो है मास से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने मास से मल्टीप्लाई करा और मास से ही जो है इसको डिवाइड कर दिया, देखो मास से ऊपर की तरफ मास से मल्टीप्लाई करा, देखो ये रहा, मास से मल्टीप्लाई करा और मास से ही डिवाइड कर दिया, तो ये तो कट ही जाएगा। तो ये एम स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया, इसको मैं मोमेंटम का स्क्वायर बोल रहा हूं, और नीचे की तरफ जो एम था वो ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, क्यू ई डी एम बाय पी स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, उसके अंदर जो है आपको ये वाला तो याद होना ही चाहिए, क्यू ई डी बाय एम यू स्क्वायर। अब सवाल देखिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, देन फाइंड रेशियो ऑफ डेविएशन। देखो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट करा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो कि कैसी थी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर ऊपर थी तो हमने इन्हें परपेंडिकुलरली भेजा है, यानी कि इससे 90 डिग्री पर हमने इसे क्या करा है, प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डेविएशन बताओ कितना होगा। हमने ये बात तो करी अभी कि डेविएशन आएगा, बिल्कुल पक्की बात है, डेविएशन तो आएगा। कितना आएगा वो पूछ रहा है। इफ, कब, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों की सेम थी। पहले एक बात देखो, प्रोटॉन का मतलब क्या है भाई, मास होगा उसके पास, मास ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा। ड्यूट्रॉन के पास क्या होगा, दो मास ऑफ प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा और चार मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर मास होगा। बिल्कुल, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो गई तो हमें एक फॉर्मूला पता है, टेन डेल्टा क्या होता है, क्यू ई डी बाय एम यू स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस तो ऑब्वियसली सेम होगी, तो ये टर्म सेम हो गई, ये वाली टर्म तो देखो सेम हो गई, ये जो टर्म है बचा क्या, क्यू बाई एम। तो टेन अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यू बाई एम के। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख सकता हूं, देखो प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन रेशो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टू मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ फोर प्रोटॉन, ये लिख सकता हूं। इससे मैं सबको डिवाइड करूंगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1:1/2 रेशो 1/2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको जनरलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2:1:1 आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम हो जाए, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो जाए, ये देखो क्यू ई डी बाय एम यू स्क्वायर होता है, क्यू ई डी बाय एम यू स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। ये सब कुछ कांस्टेंट है, बिल्कुल ये सब सेम है, तो काइनेटिक 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। जितना चार्ज इन पर होगा, तो प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, ड्यूट्रॉन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। सबसे छोटे से इनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1:1:2। प्रोजेक्टेड विद सेम मोमेंटम, अगर सेम मोमेंटम के साथ हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, 10 डेल्टा क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू ई डी बाय एम पी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, देखो अभी पीछे ही पढ़कर आए, क्यू ई डी बाय एम पी स्क्वायर, तो मैंने यही करा, क्यू ई डी बाय एम पी स्क्वायर कर दिया। ये सब कुछ सेम है इसका, तो क्या आ गया, Q इंटू एम के बराबर ये आ गया, यानी कि
टेन डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q इंटू एम। अब ये EM हो जाएगा, ये 2EM हो जाएगा, ये 2/8 EM हो जाएगा। जब हम सबसे छोटे से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रेशो आ जाएगा, 1:2:8 आ जाएगा।